सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेठी से, जहां गांधी परिवार का दबदबा रहा करता था। बीते चुनाव में बीजेपी ने इसे खत्म कर दिया। हालांकि इसमें एक बड़ी भूमिका कविराज की भी रही, जो आजकल सियासत से दूर नजर आते हैं। चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो रायबरेली के बाद अमेठी ऐसी सीट रही है जहां कांग्रेस परिवार का हमेशा से दबदबा रहा। 2019 का लोकसभा चुनाव गेम चेंजर साबित हुआ। गांधी परिवार का वर्चस्व यहां पर टूट गया। बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। यादव, राजपूत और ब्राह्मण भी, उनकी भी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। चलिए अमेठी लोकसभा सीट का वोटिंग ट्रेंड आपको समझाते हैं, कैसे सालों से कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया। और ये बेहतरीन ग्राफिक्स आपके लिए। क्या कहता है यहां का वोटिंग परसेंटेज? 2004 में 44% वोटिंग हुई, 44% से ज्यादा। 2009 में 45% से ज्यादा, 2014 में 52% से ज्यादा और 2019 में 54% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई, जब गांधी परिवार का यहां से वर्चस्व टूटा है। ये वोटिंग परसेंटेज। वोट शेयर किस तरीके का रहा, वोट शेयर भी अब आपको जान लेना चाहिए। 2004 में 16% वोट बसपा के खाते में, 66 कांग्रेस के खाते में गए थे। 2009 की अगर बात कर ली जाए, 14% हाथी के पास और 71% यहां कांग्रेस के पास रहे। अंतर 57% से ज्यादा है। 2019 34% बीजेपी के पास। 2014 की बात करें, माफ कीजिएगा, 2014 में बीजेपी यहां अचानक ट्रेंड में आ जाती। देखिए, नीला रंग बदलने से आपको समझ में आ जाएगा, इतना बेहतरीन ग्राफिक्स है। और यहां पे भगवा हो जाता है। 34% बीजेपी के खाते में, 46% कांग्रेस के खाते में और 2019 में 49% बीजेपी के पास चले गए, 43% कांग्रेस के पास बचे। 5% का अंतर यहां पर रहा। यह सियासी तौर पर बड़ा घटनाक्रम था इस सीट के लिहाज से, अमेठी लोकसभा के लिहाज से। अब जीत के मार्जिन की बात कर ली जाए, 2004 में 2 लाख से ज्यादा, तकरीबन 3 लाख इसे मान लीजिए। 2009 में 3,70,000 का मार्जिन। 2014 में 1 लाख से ज्यादा का, 1,07,000 से ज्यादा का मार्जिन यहां पर रहा। और 2019 में बहुत लहर थी। 2019 में उसके बाद जो मार्जिन गया था 55,120। और मैंने जैसा बताया कि पिछली बार का जो मुकाबला था, 2019 का जो मुकाबला था, थोड़ा ट्रायंगुलर किस्म का हो गया था। अमेठी में किस तरह कौन जीता ये अब जान लीजिए। राहुल गांधी 2004, राहुल गांधी 2009, राहुल गांधी 2014, लेकिन स्मृति ईरानी 2019। इस बार भी स्मृति ईरानी ही यहां से मैदान में है। अमेठी में कब कौन जीता ये हमने आपको बताया। और अब बात कर ली जाए कि कुल चुनाव कितने यहां पर हुए। कुल चुनाव 16 हुए। कांग्रेस के खाते 13 आए, बीजेपी के खाते 2 आए, जनता पार्टी के खाते 1 चुनाव यहां पर आया है। यह हिस्ट्री है अमेठी लोकसभा का। यह वोटिंग ट्रेंड रहा है। कुल 16 चुनाव, उनमें से 13 कांग्रेस के खाते में गए। जैसे कि हमने जिक्र भी किया कि यह पारंपरिक सीट रही है इस परिवार की, अमेठी लोकसभा सीट। अब यहां पर इस बार किस तरह का मुकाबला यह जान लीजिए। स्मृति ईरानी है, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं। किशोरी लाल शर्मा, केएल शर्मा के नाम पर भी इन्हें जानते हैं। ज्यादातर जो गांधी परिवार का काम देखते हैं, जैसे बतौर सांसद प्रतिनिधि होना या जो कांग्रेस से जुड़े हुए काम है, सांसद से जुड़े हुए काम है, वो लंबे अरसे से किशोरी लाल शर्मा संभाल रहे हैं। और इस बार जो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, ना सिर्फ कांग्रेस के बल्कि सपा के भी, वो भी केएल शर्मा के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। बहुत खास बेहतरीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे पहले अमेठी पर और फिर अपनी जो मध्य प्रदेश की जो सीटें उन पर चर्चा करेंगे। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गिरिजा शंकर सर का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गिरिजा शंकर सर, पहला सवाल आपसे, अमेठी को लेकर आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं? कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, भले ही गांधी परिवार से वहां कोई ना हो, इन सब के बीच अमेठी को लेकर आपका प्रेडिक्शन। गिरिजा शंकर सर। गांधी परिवार ने इस बार अमेठी और रायबरेली में बिल्कुल नए तरह की रणनीति अपनाई। जब तक पहला चुनाव राहुल गांधी का, उसका वोटिंग नहीं हो गई, तब तक उन्होंने जाहिर नहीं किया कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिरी दम तक सस्पेंस बना रहा। बीजेपी चाहती थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और मुकाबला 2019 की तरह हो जाए, लेकिन बहुत चतुराई के साथ उन्होंने अपनी सीट बदली और वो रायबरेली चले गए। अब जहां तक सवाल अमेठी का है, तो अमेठी की लीड आप देखेंगे कि 55,000 की लीड थी पिछले चुनाव में, जबकि दूसरी सीटों पर जहां बीजेपी की जीत हुई थी वहां पर 5 लाख 6 लाख तक के वोटों का अंतर रहा है बीजेपी की जीत का। उस लिहाज से अमेठी में जो बीजेपी की जीत थी बहुत बड़ी जीत नहीं थी। अब चूंकि
राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो मुकाबला 2019 की तरह हो जाता, उसको बदल दिया गया। अभी 2024 का चुनाव अमेठी का बिल्कुल अलग हो गया। एक सामान्य कार्यकर्ता आप कह सकते हैं जो गांधी परिवार के बहुत नजदीकी हैं और जो बरसों से अमेठी में राजनीतिक और चुनावी कार्य करते रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाने से एक तो ये हुआ कि यदि बीजेपी यहां से चुनाव जीत जाती है तो राजनीतिक हैसियत में जो स्मृति ईरानी का इजाफा हुआ था 2019 में राहुल गांधी को हराने के कारण, वो लाभ उनको नहीं मिलेगा। और दूसरा, यदि किसी कारण से जो वो वोट का मार्जिन, चूंकि बहुत कम है, 5% का वोट का अंतर है, यदि किसी कारण से वो चुनाव हार जाती हैं तो बहुत बड़ी बात होगी एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हारने का। तो इस नाते ये सीट बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। जी जी। निरंजन सर, आपका शॉर्ट कमेंट अमेठी को लेकर, फिर हम मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज। मेरा ये मानना है कि जिस दृष्टिकोण से आप देखना चाहें, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये बात कहता है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से वायनाड में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और उसके बाद में जो अंतिम दिन तक ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कहां से चुनाव लड़ पाएंगे, अब इसको आप पसोपेश में थे ये कह सकते हैं, या ये इनकी रणनीति थी, ये आप इसको इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पसोपेश में थे और इनके जो रणनीतिकार हैं वो लगातार माथापच्ची कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कई सूत्रों से भी पता चल रहा था कि अमेठी में प्रियंका जी लड़ेंगी और रायबरेली के अंदर राहुल जी को लड़ाएंगे या इसको लड़ाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से अगर अमेठी का जो व्यू है, कहीं ना कहीं देखिए निश्चित रूप से किशोरी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पे कहा जाता है कि गांधी परिवार के वो प्रॉक्सी हैं, क्योंकि वो उनके अनुपस्थिति के अंदर वही सारा का सारा जिले का और विधानसभा लोकसभा का सारा कार्यभार वही देखते थे। और आज जिस तरीके से प्रियंका जी वहां पे पूरा का पूरा काबिंग कर रही है, पूरी की पूरी अपना पसीना और परिश्रम कर रही है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव गांधी परिवार से इतर नहीं माना जा सकता। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर अमेठी से चुनाव कोई छोटा चुनाव बन गया। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने जो अमेठी के साथ जो अपना एक कनेक्ट रखा है पिछले 5 वर्षों के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वहां पे धरातल पे यूं कहें कि जो जड़ जमाई है, निश्चित रूप से वो आज की तारीख में अमेठी के अंदर भारी नजर आ रही है, चुनाव के अंदर आगे नजर आ रही है। बाकी देखिए वो अमेठी की जनता है, वो क्या परिणाम देती है। हाँ, जनता, जनादेश, शायद यही सबसे ज्यादा जरूरी शब्द होता है। ठीक है, और अब हम मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। अमेठी जैसे गांधी परिवार के लिए गढ़ के तौर पर कही जाती थी, उसी तरह विदिशा सीट बीजेपी के लिए है। जनसंघ का बीजेपी का एक गढ़ है। यहां कांग्रेस की लहर में भी जनसंघ के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। अब तक के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 बार यहां से जीती है। बीते दशक यानी 1989 से यहां बीजेपी का दबदबा है। राजनीति के जानकार विदिशा लोकसभा सीट को प्रयोगशाला कहते हैं। इसकी वजह यह भी है कि इस इलाके में जातीय समीकरण से ज्यादा चाल, चरित्र, चेहरा बिकता है। चाहे वो रामनाथ गोयनका हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुषमा स्वराज हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बीजेपी ने जिसे यहां से उतारा वो मैदान फतेह कर दिल्ली पहुंचा है। फटाफट अब आपको ट्रेंड्स बता देते हैं। वोटिंग ट्रेंड, वोटिंग परसेंटेज कितना रहा ये देखिए। विदिशा लोकसभा 2004 50% वोटिंग, 2009 45% से ज्यादा वोटिंग, 2014 65% से ज्यादा वोटिंग, 2019 में 71% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई। 2024 में क्या स्थितियां हैं? 74% से ज्यादा वोटिंग विदिशा में हुई है। यह यहां का वोटिंग परसेंटेज है। इसके अलावा हार जीत और कितने यहां पर चुनाव हुए वो भी हम आपको बता देते हैं। समीकरण किस तरीके से यहां पर बने वो भी जरा जान लीजिए। विदिशा लोकसभा वोट शेयर की बात कर ली जाए, 2004 में 65% बीजेपी के खाते में, 25 कांग्रेस के पास, 39% का डिफरेंस। 2009 में 78% बीजेपी के पास, 8% का जो है वो साइकिल के पास यहां पर नजर आ रहा है। 2014 की बात कर लेंगे, 66% बीजेपी, 28% यहां पर नजर आता है कांग्रेस के पास। 2019 में 68%, 27%, तकरीबन 40% का हेरफेर यहां पर नजर आता है। यह वोट शेयर की स्थितियां हो गई। अब जरा जीत के मार्जिन को समझ लीजिए। 2004 2 लाख से ज्यादा की लीड, 2.5 लाख से ज्यादा की लीड। 2009 3.89 लाख, तकरीबन 4 लाख, इसे समझ लीजिए। 2014 में 4 लाख से ज्यादा की लीड और 2019 में 5 लाख से ज्यादा की लीड पर यह चुनाव पहुंच गया था। 5 लाख से ज्यादा की लीड पर। सबसे बड़ा जो जीत थी वो 6 लाख के करीब थी और ये 5 लाख से ज्यादा की लीड। अब कब कौन यहां से जीता? शिवराज सिंह चौहान 2004, सुषमा स्वराज 2009, सुषमा स्वराज 2014, रमाकांत भार्गव 2019। जो 5 लाख की लीड थी
वो भार्गव के खाते में आई थी। विदिशा में कब कौन जीता, उनकी ये तस्वीरें, जो जीता वो दिल्ली भी गया, ये भी एक फैक्ट रहा। कुल चुनाव 16 कांग्रेस के खाते में। ये अमेठी का हमने ट्रेंड गलती से रिपीट हो गया है। अमेठी का जैसे हम आपको बता रहे थे, अभी पिछली सीट अमेठी थी हमारी। जातीय समीकरण की बात कर लेंगे, विदिशा में किस तरह की स्थितियां हैं। सामान्य 29%, ओबीसी 38%, एससी 19%, एसटी 10%, मुस्लिम 7%। लेकिन विदिशा के बारे में हमने आपको क्या कहा था कि यहां इस तरह के समीकरण चलते नहीं है, मुद्दे, ट्रेंड, इस तरह के समीकरण यहां पर नहीं चलते हैं। ये बात हो गई विदिशा की। अब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से, प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस की तरफ से। प्रताप भानु शर्मा ही इक्का दुक्का बार जो कांग्रेस यहां पर आई है, वो प्रताप भानु शर्मा, और तकरीबन 30-33 साल बाद ये दोनों फिर आमने सामने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनाव को इस तरह से लड़ा है जैसे ये उनका पहला चुनाव हो। उन्होंने इस तरह से इसकी कैंपेनिंग की है, गांव गांव में वो गए हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान अपना पहला चुनाव लड़े हो उस तरह से उन्होंने ये पूरी कैंपेनिंग की है। फिर से मेहमानों के पास हम आपको लिए चलेंगे। गिरिजा शंकर सर जुड़े हुए हैं, निरंजन सर जुड़े हुए हैं। गिरिजा शंकर सर, विदिशा, शिवराज सिंह चौहान की कैंपेनिंग, चर्चा यहां जीत से ज्यादा लीड की है कि कितनी लीड, और एक तरह से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक अस्तित्व भी। जी गिरिजा शंकर सर। मतलब मैं समझता हूं कि लड़ाई जो वाकई लीड की है, और ये जो 67 में ये सीट अस्तित्व में आई और जनसंघ का लगातार यहाँ से जीतना, लगभग हमेशा हर चुनाव जीतती रही। यहाँ तक कि जो उनके बाहरी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, सुषमा स्वराज हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों, उनको भी चुनाव जिताने के लिए पूरे देश में सबसे सेफ सीट उनको विदिशा लगती रही, और ये तमाम नेता विदिशा से चुनाव जीतकर आते रहे। शिवराज सिंह चौहान खुद 4-5 बार यहाँ से सांसद रहे। इस बार जो उनका मुकाबला है वो प्रताप भानु शर्मा से कांग्रेस के हैं। प्रताप भानु शर्मा 80 और 84 में चुनाव जीते यहाँ से। ये दोनों चुनाव कांग्रेस के जबरदस्त लहर का चुनाव था और उसमें वो चुनाव जीते थे। उसके बाद वो चुनावी राजनीति से लगभग अलग रहे और लगभग 3 दशक के बाद एक बार फिर वो चुनाव मैदान में है। तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार आपने देखा कि 5 लाख की लीड से बीजेपी की जीत हुई थी, तो एक तरह से वॉकओवर जैसी स्थिति बीजेपी के पक्ष में दिखती है। और शिवराज सिंह चौहान जो 17 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका एक तरह से गृह जिला भी है। तो वाकई ये जो पूरा चुनाव है वो लीड का चुनाव है कि शिवराज सिंह चौहान की जीत पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बात ये होगी कि लीड जो पिछली बार की 5 लाख की लीड थी, उससे कितना आगे वो लीड जाती है। और उसके ये सारी जो कैंपेनिंग है, और शिवराज सिंह चौहान जो ऐसे नेता हैं जो किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेते। आपने जैसे बहुत ठीक कहा आपने कि इस चुनाव में भी उनकी कैंपेनिंग उस तरह की थी जैसे वो पहला चुनाव लड़ रहे हो, गांव गांव घर घर जाना। तो वो उनकी चुनाव लड़ने की स्टाइल है, बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अपनी स्टाइल के साथ वो लाडली बहनों का जिक्र, अपनी स्टाइल के साथ उन्होंने हर जगह लाडली बहनों का जिक्र भी जरूर किया। निरंजन सर, आपका कमेंट विदिशा को लेकर। देखिए ललित जी, निश्चित रूप से जैसे आपने अपने उद्बोधन में कहा कि विदिशा सीट संघ की एक प्रयोगशाला थी, निश्चित रूप से दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बात करूं या कुशाभाऊ ठाकरे जी की बात करूं, जो वहां पे जो संघ के बड़े नेता हुआ करते थे, और वहां पे अपने प्रवास के दौरान जिस तरीके से उन्होंने उस क्यारी को, यानी कि विदिशा को, वो अपने आप में एक क्यारी कहते थे, और क्यारी के अंदर उन्होंने जिस तरीके से जल से उसको सींचा, और आज जिस तरीके से विदिशा की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम देखें तो विदिशा एक ऐसी सीट बन गई कि यहां से ये इतनी महत्वपूर्ण सीट होगी कि यहां से जीत के आने वाला व्यक्ति अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान पाता है राजनीति के अंदर। उसका यानी कि कद इतना बड़ा हो जाता है। चाहे इसके अंदर आप सुषमा जी की बात करें या तमाम जो इससे पहले चुनाव जीते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, वो एक विदिशा सीट ऐसी सीट होगी जो आप ये समझ लीजिए राष्ट्रीय पलक पे यहां से जीतने वाला व्यक्ति अपने आप को स्थापित करता है। और निश्चित रूप से जो अभी विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, विद्वान साथी कह रहे थे ललित जी, आज विदिशा के अंदर मेरे हिसाब से हार जीत का तो कोई फैक्टर है नहीं। आज तो यहाँ पे ये है कि भाई पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2004 से लेकर के 2019 तक उत्तरोत्तर ये मार्जिन बढ़ता जा रहा है, हार का अंतर या यूं कहें जीत का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब ये इसी की चर्चा, इसी की चर्चा ज्यादा है, और एक वॉकओवर जैसी स्थिति जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अब चूंकि वक्त की जी मैं आपको रोक रहा हूं निरंजन जी। हाँ,
मैं आपको रोक रहा हूं, खरगोन को लेकर भी हमें एक बहुत शॉर्ट आपसे कमेंट चाहिए होगा। खरगोन लोकसभा सीट की बात करेंगे, किस तरीके का इतिहास रहा है, आरक्षित सीट है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ। फटाफट जान लीजिए, खरगोन लोकसभा 2004 50% से ज्यादा, 2009 60% से ज्यादा, 2014 67% से ज्यादा, 2019 77% से ज्यादा, लेकिन यहां कुछ कम हुआ। 2024 में 76% से ज्यादा यहां पर हुआ है। इसके अलावा वोट शेयर जान लीजिए, 2004 में 49% बीजेपी के खाते में, 2009 में 46%, 2014 में 56%, 2019 में 54% यहां बीजेपी के खाते में रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज रहे हैं। अब यहां से जान लीजिए कि किस तरह से मार्जिन है। 2004 में 49,000 से ज्यादा, 2009 में 34,000 से ज्यादा, 2014 में 2.5 लाख से ज्यादा और 2019 में 2 लाख। थोड़ा सा मार्जिन यहां पर कम हुआ जीत का बीजेपी का। कुल चुनाव यहां पर हुए 16, बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के पास 5, जनसंघ के पास 2, जनता पार्टी के पास 1 चुनाव गया है। कुल चुनाव 16 हुए खरगोन में। अब जातीय समीकरण किस तरह का है? 53% एसटी हैं, 9% यहां पर एससी हैं। ये जातीय समीकरण, और जैसा हमने आपको बताया एसटी जिसके साथ जाएगा, मुकाबला किस किस के बीच है? गजेंद्र पटेल रिपीट हुए हैं, पोरलाल खरते कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं, प्रशासनिक अनुभव उनका रहा है और यही वजह संभवतः कि मौका दिया गया है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। बहुत शॉर्ट कमेंट के लिए मेहमानों के पास हम जा रहे हैं। गिरिजा शंकर सर, आपका शॉर्ट ओपिनियन खरगोन सीट को लेकर। खरगोन सीट में इस बार जो पोलिंग हुई है वो मध्य प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों से सबसे अधिक पोलिंग हुई है। हालांकि 19 के तुलना में 1-2% कम है और खरगोन बीजेपी के लिए उन सीटों में से है जहां पर उसको पिछले चुनाव में 50% से अधिक वोट शेयर जिसका था। हाँ। तो इस चुनाव में भी कांग्रेस ने एक अच्छी रणनीति बनाई है कि नए प्रत्याशी को उन्होंने मैदान में उतारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुकाबला कड़ा होने के बावजूद जो एक विनिंग फैक्टर है वो बीजेपी के साथ जा सकता है। जी, विनिंग फैक्टर बीजेपी के साथ जा सकता है। निरंजन सर, आपका एक्सपर्ट कमेंट सीट को लेकर शॉर्ट में सर प्लीज। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से खरगोन सीट को ये माना जाता है कि भाई यहाँ पे एक आदिवासी या यूं कहें कि एक एसटी बहुल सीट ये मानी जाती है, और यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे कि जब वोट प्रतिशत यानी कि वोटर टर्नआउट अच्छा होता है, भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन वोटर टर्नआउट जब गिरता है तो कहीं ना कहीं भारतीय यानी कि एक मुकाबला तो है, लेकिन इस बार भी वोटर टर्नआउट अगर मान लीजिए 74-75% के ऊपर पहुंचा है तो निश्चित रूप से एज भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना प्रत्याशी दिया और उन्होंने क्षेत्र के अंदर अपने आप को जोड़ करके और जो एक अपना उनका जो अपना वहां के जो लोकल संपर्क या यूं कहें कि उन्होंने अपनी एक जो उनके जो सामाजिक तौर से जो पिछले 3-4 सालों से वो सक्रिय थे जनता के बीच में, उस आधार पे उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है, आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम बात करें तो खरगोन सीट उन चुनिंदा सीटों में से है जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परिश्रम और ज्यादा पसीना बहाना पड़ा है इस सीट के ऊपर चुनाव जीतने के लिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खरगोन में महेश्वर घाट, महेशमती के तौर पर भी इसे जाना जाता था और यहीं के थे सहस्त्रबाहु जिन्होंने रावण को मुट्ठी में कैद कर लिया था। इस दिलचस्प बात के साथ दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।